हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस एंड आज क्लास में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार है और आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके एग्जामिनेशन बहुत करीब है, इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। इसमें कम से कम आपके 90% क्वेश्चंस लड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो आइए इसको देखते हैं, पढ़ते हैं और हम लोग समझ के इसको याद कर लेते हैं ताकि एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही उपयोग आए। देखिए ये आपका दिया है, ये सभी देखिए दिया गया है आपका। जाहिर सी बात है किसका है ये हमारा ज्योग्राफी है। ठीक है चैंपियन, ये हमारा क्या है, ज्योग्राफी। ये हमारा ज्योग्राफी है और यहाँ हम जितना भी क्वेश्चन लेकर आए हैं सभी हमारे क्या हैं, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सबके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको जरा सा पढ़ लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से बन जाए, आपको याद हो जाए और कोई दिक्कत आपको ना हो। तो आइए इसको देखते हैं और हम लोग समझ के इसको पढ़ते हैं और उसको हम लोग क्या कहते हैं तो बनाते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। आइए चलिए, ये हमारा हुआ मॉडल सेट नंबर 1। ये हमारा हो गया मॉडल सेट नंबर 1। इसको हम लोग नंबर 1 लेकर चलते हैं। ठीक है चैंपियन, आइए ये हमारा हो गया मॉडल सेट नंबर 1 और कहता है लघु उत्तरीय प्रश्न। 10 प्रश्न देंगे और 10 प्रश्न में से 20 प्रश्न में से केवल आपको 10 ही बनाना है, ज़्यादा कहाँ बनाना है। और एक क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर का, बहुत ही शानदार है। आइए इसको देखते हैं, बस पढ़ लेंगे याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन। आइए एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कहता है कि मानवतावाद क्या है। मानवतावाद क्या है, देखते हैं क्या कहता है। मानवतावादी भूगोल किसी स्थान या स्थलाकृति के मूर्त रूप को सामने रखकर कार्य करना संबंध की पहचान कराता है। कार्य करते हैं, संबंध की पहचान कराता है। मानवतावादी भूगोल सांख्यिकीय एवं मात्रात्मक तकनीकी से क्या जी भिन्न सहभागी पर्यवेक्षण, विचार विमर्श तथा तार्किक निष्कर्ष पर जोर देकर मानव तथा स्थान के बीच संबंध स्थापित करता है या खोजता है, उसी को क्या कहते हैं, मानवतावाद करता है। सामने रखकर किसी का संबंध पहचान करता है, एक दूसरे से संपर्क करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मानवतावाद कहते हैं। बस समझ लेंगे, आपका आंसर बन गया। नेक्स्ट आइए देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है। अपकर्ष एवं प्रतिकर्ष कारण में अंतर स्पष्ट करें। क्या कहता है, आइए अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक में क्या कहता है, तो अंतर स्पष्ट करने के कहता है। देखते हैं क्या कहता है। अपकर्ष कारकों में वे कारक शामिल होते हैं जो लोग एक क्षेत्र छोड़ना चाहते हैं, और जबकि प्रतिकर्ष कारकों में वे कारक शामिल होते हैं जो लोग एक निश्चित स्थान क्षेत्र में जाना चाहते हैं। यानी एक छोड़ना चाहते हैं और एक निश्चित स्थान पर क्या जी जाना चाहते हैं। ये आपका क्या हुआ, अपकर्ष और क्या हुआ, प्रतिकर्ष। बहुत ही आसान है, फटफट पढ़ेंगे, आसान आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए, उत्पादक जनसंख्या क्या कहता है। भारत में उत्पादक जनसंख्या 15 से 29 वर्ष की आयु के बीच की जनसंख्या है। लोगों का यह समूह सेवा और व्यवसाय में सक्रिय है। क्या है, किसमें है, तो सेवा और ये आपका सेवा और क्या कहता है, व्यवसाय में क्या है, सक्रिय। 15 से 29 वर्ष के लोग, 15 से क्या है 29 वर्ष के लोग क्या है, तो सक्रिय है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत आता है ये। सामूहिक कृषि क्या है, सामूहिक कृषि किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। सामूहिक कृषि ऐसी कृषि को कहते हैं जिसमें कई किसान, बहुत सारे किसान मिलकर भागीदारी से कहीं कृषि का उद्योग चलाते हैं। उदाहरण के लिए इजराइल की वीकुल्फ दिया गया है वीवुल्ज प्रणाली में। वीवुल्ज प्रणाली में क्या होती है, तो सामूहिक कृषि होती है। यहाँ देखिए बहुत ही आसान है, एग्जाम पूछ देता है, आराम से बना के उसको लिख देंगे। नेक्स्ट आइए देखते हैं, कहता है रबड़ उत्पादक किन्हीं 2 देशों के नाम लिखिए। रबड़ के उत्पादन में किन्हीं 2 देशों के नाम लिखिए, आसानी से पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। आइए, थाईलैंड, इंडोनेशिया। कौन कौन है, थाईलैंड है और एक कौन सा देश आपका है, तो इंडोनेशिया आपका, इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट नंबर 6, औद्योगिक बस्ती में आप क्या समझते हैं।
वो कहता है कि औद्योगिक बस्ती से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, आइए देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। औद्योगिक क्षेत्र या बस्ती वे क्षेत्र हैं जहां अनुकूल भू आर्थिक परिस्थितियों के कारण उद्योग का संकेंद्रण हुआ है, और ये वे क्षेत्र हैं जिनके अंतर्गत विनिर्माण उद्योग चलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, भौगोलिक बस्ती कहते हैं। और ये बस्ती जो होता है मानव के लिए इंपॉर्टेंट रूप से आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं नंबर 7, आधारभूत उद्योग को परिभाषित कीजिए। क्या होता है भाई आधारभूत उद्योग, क्या होता है, आइए देखते हैं। बुनियादी या प्रमुख उद्योग वे हैं जो अन्य वस्तुओं के निर्माण के लिए अपने उत्पादकों या कच्चे माल की आपूर्ति कराते हैं, अपने उत्पादकों या कच्चे माल की आपूर्ति कराते हैं। लोहा इस्पात और तांबा गलना एवं एल्युमिनियम का गलना, ये सभी क्या होते हैं, आधारभूत उद्योग कहे जाते हैं। सभी ये सभी क्या हमारे हैं, तो आधारभूत उद्योग कहे जाते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चंस को देखिए, बस पढ़ लीजिएगा ना, आपको याद हो जाएगा, रट्टा नहीं मारिएगा, समझ खाली पढ़ लीजिएगा, आराम से 2-3 बार पढ़िएगा, इसको 100% याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन कहता है तृतीय क्रियाकलाप के 2 उदाहरण दीजिए। तृतीय क्रियाकलाप के 2 उदाहरण दीजिए। आइए, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सही बात है। यह अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करता है। इसमें बैंकिंग, परिवहन, संचार, व्यापार इत्यादि जीवन क्या जी शामिल होते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। कहता है बाह्य स्त्रोत्रीकरण, कहता है बाह्य स्त्रोत्रीकरण क्या होता है, आइए देखते हैं इसको थोड़ा सा। बाह्य स्त्रोत्री की परिभाषा भूगोल के स्थानीय स्तर के बजाय अन्य सस्ते स्थानों से वैकल्पिक सामान और सेवाएं प्राप्त करने का कार्य होता है, उसे क्या कहते हैं, बाह्य स्त्रोत्रीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, आइए। सड़क परिवहन की 2 समस्याओं का उल्लेख कर, देखिए हम लोग 10 में पहुंच गए क्वेश्चन, बहुत आसान चैंपियन है, पढ़ लेंगे यार, याद हो जाएगा। आइए देखते हैं, भारत में सड़क नेटवर्क अपर्याप्त है, बहुत सारे हैं। देखते हैं क्या कहता है, नंबर 1 है लगभग आधी सड़कें कच्ची हैं और इससे बरसात के मौसम में उनका उपयोग सीमित हो जाता है, ये आपका कारण 2 समस्या होती है। नंबर 11 मानव विकास के संकेतों के नाम लिखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो मानव विकास के 3 प्रमुख संकेतों में स्वास्थ्य की गुणवत्ता, ज्ञान स्तर और शक्ति शामिल हैं। सभी आपके क्या कहते हैं कि गुणवत्ता को शामिल होते हैं, संकेत होते हैं, पढ़ लेंगे याद हो जाएगा। 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन चैप्टर पढ़ लिए हम लोग। आइए देखते हैं उसके बाद, आइए अभी क्वेश्चन देखते हैं, और भी यहाँ क्वेश्चन देखिए दिया गया है। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन क्या कहता है, आइए। अच्छा चलिए एक बार इसको देख लेते हैं, 11 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। आइए, बहुत आसान क्वेश्चन है ताकि आपको समझ में आ जाए, बहुत आसान। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, आइए। चलिए एकदम आसान क्वेश्चन ताकि आपको समझ में आए, और समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, आइए। नंबर 12 प्रकीर्ण और सघन बस्तियों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रकीर्ण और सघन बस्तियों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं। सघन बस्ती का मतलब है घर बारीकी से भरे हुए। बिखरी हुई बस्ती का मतलब है कि घर एक दूसरे से क्या बहुत दूर होते हैं। तो सघन और प्रकीर्ण में दोनों में अंतर यही आपके होते हैं। नेक्स्ट आइए, नंबर 13 व्यापारिक नगर किसे कहते हैं। व्यापारिक नगर किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। एक वाणिज्यिक शहर उस क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्पादकों के परिणाम स्वरूप या बंदरगाहों या प्रमुख व्यापार मार्ग के निकट होने के कारण विकसित होता है, उसे क्या कहते हैं, वाणिज्यिक के शहर कहते हैं। तो बहुत ही आसान है, एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। आइए नंबर 14 शानदार क्वेश्चंस। बंजर भूमि से आप क्या समझते हैं। बंजर भूमि से आप क्या समझते हैं, देखते हैं। बंजर भूमि वह भूमि है जिसमें लवणों की अधिकता हो, विशेषता हो, सोडियम लवणों की अधिकता हो। ऐसी भूमि को कुछ नहीं अथवा बहुत ही कम उत्पादन होता है, उसे क्या कहते हैं, तो बंजर भूमि हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट आइए,
भारत के 2 चाय उत्पादन करने वाले राज्यों के नाम बताना है। आइए कौन कौन है भाई, देखते हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, सिंपल सा हो गया। असम भी आप क्या है। नेक्स्ट नंबर 16, पूर्वी भारत की 2 नदी बेसिनों का उल्लेख कीजिए। देखते हैं क्या है। यहाँ नंबर 1 ब्रह्मपुत्र बेसिन, भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, पूरे सिक्किम तक फैला हुआ है बेसिन। उसके बाद दूसरा है गोदावरी, दूसरा बड़ा बेसिन है। सिंपल सी बात है, 2 आपके दिए गए, दोनों हम लोग लिख लिए, आराम से याद हो गया। चलिए, जल संभर प्रबंधन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। जल संभर प्रबंधन क्या है? देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आइए, जल का संरक्षण और जल की गुणवत्ता में सुधार तथा मिट्टी के संरक्षण को जल संभर प्रबंधन कहा जाता है। एकदम सिंपल सी बात। चलिए, बायोगैस किसे कहते हैं? क्वेश्चन आ सकता है तो उसको याद कर लेंगे। बायोगैस किसे कहते हैं, चाहे क्या है? आइए, बायोगैस एक पर्यावरण अनुकूल नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो खाद्य एस्केप और पशु अवशिष्ट जैसे कार्बनिक पदार्थों के टूटने से उत्पन्न होता है। उसे क्या कहते हैं? तो बायोगैस कहते हैं। नेक्स्ट कहता है नंबर 19, भारत के 2 परमाणु ऊर्जा उत्पादक राज्यों के नाम लिखें। आइए देखते हैं। तो तमिलनाडु हो गया और क्या हो गया? उत्तर प्रदेश 2 परमाणु ऊर्जा उत्पादक राज्य होते हैं। नंबर 20, सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, चाहे क्या है? आइए, सतत पोषणीय विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। उसे क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास कहते हैं। क्वेश्चन देखिए, आसानी से क्वेश्चन बने। देखिए चैंपियन, आपको बहुत आसान है। सब्जेक्टिव जो होता है आप सबके लिए कितना आता है? तो आपको आता है 35 नंबर का, 20 नंबर तो यहीं से मिल गया। अब देखते हैं कि लॉन्ग वाला क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखिए, ये आपका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। इसको एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि 21 से 26 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के 3 प्रश्नों के उत्तर दें और जिसके कितने अंतर मिलेंगे? तो 5 इसके आपको मिलेंगे अंक। आइए देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? थोड़ा इसको पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। और आप क्या करेंगे, इसको अगर नोट करेंगे तो और अच्छा रहेगा। पढ़ने से क्वेश्चन याद हो जाते हैं। और मान लीजिए कि एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं आता है, फिर भी पढ़े हुए हैं, तो बाकी तो बातें याद होती भी करती है। 21, भारतीय कृषि की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। भारतीय कृषि की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। देखते हैं क्या क्या समस्या होती है। भारत की स्वतंत्रता को कई दशक बीत चुके हैं। हाल ही में हमने 79 यानी 79वां गणतंत्र दिवस मनाया है। 1947 से अब तक देश के हर क्षेत्र में पर्याप्त विकास किया हुआ है। लेकिन क्या है भाई, समस्या पूछता है। देखते हैं क्या कहता है। आइए, इन उपलब्धियों के बावजूद एक ऐसा क्षेत्र भी है जो आज भी विकास की दौड़ में कहीं पीछे रह गया है। खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कृषि क्षेत्र आज भी उस स्थिति में नहीं पहुंच पाया है जिसे संतोषजनक माना जा सकता है। बस इसका परिणाम यह हुआ, कृषि पर निर्भर देश करोड़ों लोग आज भी बेहद अभाव में जीवन जीने के विवश हैं और कई बार ये कृषि के माध्यम से अपनी बुनियादी ज़रूरतें भी नहीं पूरी कर पाते हैं। भारत के ज़्यादातर किसान के पास कृषि में निवेश के लिए पूंजी का अभाव है। आज भी देश के ज़्यादातर किसान को व्यापारिक रूप से संस्थागत ऋण सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। जाहिर सी बात है, कृषि की समस्या के बारे में है तो आप खुद से बनाकर लिख सकते हैं, बस आपको पॉइंट थोड़ा सा मिलना चाहिए। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कहता है। आइए 22 देखते हैं। चलिए आइए, उद्योग को अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों को वर्णन कीजिए। अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम बताइए। देखिए आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बाकी अपने से आप इसको लिख लीजिएगा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सिर्फ पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। आइए, उद्योगों की अवस्थिति अनेक कारकों से प्रभावित होती है। इनमें कच्चे माल की उपलब्धि,
ऊर्जा, बाजार पूंजी, परिवहन, श्रमिक इत्यादि प्रमुख हैं। आइए उसके बाद देखते हैं क्या, इन कारकों का सापेक्षिक महत्व समय, स्थान, है ना, समय, स्थान, आवश्यकता, कच्चे माल और उद्योग के प्रकार के अनुसार बदलता है, तथापि आर्थिक दृष्टि से विनिर्माण में उद्योग वहीं स्थापित किए जाते हैं। तो आप जाहिर से बना के चैंपियन इसको आप लिख लीजिएगा, तो बहुत छोटा छोटा है, आसान लगेगा, एकदम याद हो जाएगा। अब जहां उत्पादन लागत तथा निर्मित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तथा पहुंचाने की लागत सबसे कम हो, परिवहन लागत काफ़ी हद तक कच्चे माल और निर्मित वस्तुओं के स्वरूप पर निर्भर करती है। आप बनाकर खुद इसको लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आसानी से है, आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि एग्जाम में आपके आ जाए। समुद्री व्यापारिक मार्गों को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो क्या क्या है आइए देखते हैं। चलिए, समुद्री परिवहन या अधिक सामान्यतः जनजातीय परिवहन, जलमार्गों से लोगों, यात्रियों या मालों पर परिवहन है। पूरे इतिहास में समुद्र द्वारा माल परिवहन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। सही बात है भाई। विभाजन के आगमन ने यात्रियों के लिए समुद्री यात्रा के महत्व को कम कर दिया, जब बंटवारा हुआ था तब। अब हालांकि यह अभी भी छोटी यात्राओं और आनंद परिभ्रमण के लिए लोकप्रिय भी होती है। पानी से परिवहन हवाई या जमीन से परिवहन की तुलना में सस्ता होता है। पानी में जो आपका परिवहन होता है। 2020 में अंकटाड के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समुद्री परिवहन का योगदान लगभग 8% होता है। शिपिंग के पर्यावरणीय प्रभाव में ग्रीन हाउस गैस जैसे उत्सर्जन, ध्वनिक और तेल प्रदूषण शामिल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का अनुमान है कि 2022 में शिपिंग में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न, है ना, उत्सर्जन वैश्विक मानव निर्मित उत्सर्जन के 2.2 के बराबर हो जाती है या उसकी उम्मीद की जाती है। आप इसको बनाकर देख सकते हैं और 2050 तक यह 50 से 250% क्या जी बढ़ जाती है। चलिए, ये क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है बाबू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन एवं वितरण का विवरण दीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन से, आप खुद से बना के इसको लिख लीजिएगा। थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसान लगे और आराम से क्वेश्चन बना लीजिएगा। भारत में पेट्रोलियम उद्योग 1989 शुरू होता है, जब देश में पहला तेल भंडार असम राज्य के दिग्बोई शहर के पास खोजा गया। एग्जाम पूछ जाता है ऑब्जेक्टिव में। भारत में प्राकृतिक गैस उद्योग 1960 के दशक में असम और महाराष्ट्र में गैस क्षेत्रों की खोज के साथ शुरू हुआ था। 31 मार्च 2018 तक भारत में 954.49 मिलियन टन कच्चे तेल के भंडार और 13.39 और 1339.57 मिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस भंडार का अनुमान लगाया गया था। बहुत सारा तेल होना शुरू हो गया। आप इसको देखकर चैंपियन आप बना लीजिएगा, आसानी से क्वेश्चन से हो जाएगा काम आपका। क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन और क्या कहता है। आइए 50-25 भारत में लौह तथा इस्पात उद्योग का वितरण की व्याख्या कीजिए। लौह इस्पात है आपका, आप इसको पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। आइए थोड़ा देखते हैं क्या कहता है लौह इस्पात। भारत में लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत तब हुई जब 1907 में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी के सांकची में लौह इस्पात संयंत्र स्थापित की गई थी। इसके बाद 1909 में हीरापुर में एक संयंत्र की स्थापना हुई थी। 1936 में कुल्टी एवं हीरापुर संयंत्र को मिला था। उसके बाद निरंतर लौह इस्पात उद्योग में विकास होता रहा और आगे भी बढ़ता रहा। और इसके साथ क्या, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर संयंत्र, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला संयंत्र, रूस के सहयोग से भिलाई संयंत्र इत्यादि इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे। तो ये आप बना खुद से इसको लिख सकते हैं। आपको हम सिखा दिए हैं, बस यहाँ पर आंसर दे दिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको देख लीजिए। नेक्स्ट, चलिए आप इसको देख लीजिएगा चैंपियन, घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, एकदम नहीं घबराएंगे, आराम से बनाएंगे। चलिए 25 हो गया था, यहाँ से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिए, बस खाली पढ़ लीजिएगा एक बार आपको, ठीक है ना। आइए 26 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर एक संक्षिप्त वर्णन लिखिए। पर्वतीय क्षेत्र के बारे में कह रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां खास किस्म की होती है, इसलिए भारत सरकार से विशेष ध्यान की मांग की गई है। फलस्वरूप 5वीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए
कुछ प्रावधान किए गए थे। तो बहुत सारे प्रावधान किए गए थे, पर्वतीय क्षेत्र के बारे में है, आप इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए और क्वेश्चंस को आसानी से क्या जी बना लीजिए, कोई इसमें हार्ड नहीं है, आप सिर्फ पढ़ लीजिएगा तो आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे। चलिए उसके बाद चलिए यहाँ देख लीजिए, बहुत ही आसान है, बस इसको एक बार देखिए, समझिए, बनाइए, आसानी से क्वेश्चंस बन जाएंगे। आइए उसके बाद चलिए, तो ये हमारा पहला सेट फिनिश हुआ। अब हम बात करते हैं मॉडल सेट नंबर 2। बस उसके बाद देखिए चैंपियन देखिएगा तो आपको याद हो जाएंगे। आइए, ये हमारा है मॉडल सेट नंबर 2 और किसकी बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव। आपको तो हम सब कुछ दे दिए हैं, बट अगर जरा सा नहीं पढ़ाई करेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। आइए, सेम क्वेश्चंस, आसान है। संभववाद क्या है, बहुत बार एग्जाम पूछ देता है चैंपियन, संभववाद किसे कहते हैं या संभववाद क्या होता है। ये इतना बार एग्जाम क्वेश्चंस आता है कि इसके बारे में कहना बहुत ही अच्छी बात है कि चलिए भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन संभववाद है। आइए, संभववाद, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृतिदत्त अनेक संभावनाओं का इच्छा अनुसार अपने लिए उपयोग कर सकता है। मानव एवं पर्यावरण के परस्पर संबंधों में यह विचारधारा मानव केंद्रित होते हैं और इसी को क्या कहते हैं, तो संभववाद कहते हैं। नेक्स्ट, जनसंख्या परिवर्तन के कम से कम 2 घटकों का नाम लिखिए। भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या आपका दिया गया है जनसंख्या गठन। आइए, घटक क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं क्या क्या है। पहला क्या कहता है, पहले समझेंगे ध्यान से। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक इस प्रकार है। जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या में जीवित शिशु की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। मृत्यु दर प्रति 1000 जनसंख्या में मृत्यु को मृत्यु दर कहा जाता है। प्रवास, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या का स्थानांतरण करना प्रवास कहलाता है। और यही 3 घटक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बहुत सामने हम ला रहे हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। आइए देखते हैं 4 फसल कौन कौन सा है, कपास, चाय, जूट और कॉफी। ठीक है। नेक्स्ट, आधारभूत उद्योग क्या कहते हैं, भी अच्छा क्वेश्चन है। लौह, इस्पाती लौह उद्योग के विकास ने भारत में औद्योगिकरण के द्वारा खोल दिए गए थे। लगभग सभी क्षेत्र में लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर होता है। सिंपल सी बात है। लोहा इस्पात उद्योग में अन्य उद्योग के लिए मशीनी उपकरण तैयार होते हैं। इसके विभिन्न उत्पाद अन्य उद्योग के लिए कच्चा माल होता है। जीवन का हर क्षेत्र लोहे से प्रभावित होता है। सही बात है। इसलिए यह उद्योग किसी देश के औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत होता है। आप बना खुशी इसको लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन था। आइए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आइए चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। 5, 4 पंचम क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। तो उच्चतम स्तर के निर्णय लेने तथा नीतियों का निर्माण करने वाले पंचम क्रियाकलापों को निभाते हैं। इनमें और ज्ञान आधारित उद्योग जो समांतर चतुर्थ सेक्टर से जुड़ी होती हैं में सूक्ष्म अंतर होता है। पंचम क्रियाकलाप से सेवाएं हैं जो नवीन एवं वर्तमान विचारधाराओं को आगे बढ़ाता है। और इसको आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं लगता है, बस इसको पढ़ लेना है। ठीक है ना। चलिए आइए, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होते हैं। तो महाद्वीप के आर पार बनाए गए तथा इसके 2 सिरों को जोड़ने वाले मार्गों को पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहा जाता है। ऐसे रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, कनाडियन सेफिक रेल मार्ग तथा ट्रांस ऑस्ट्रेलियाई रेल मार्ग होते हैं। तो आसान क्वेश्चन है। मुक्त व्यापार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुक्त व्यापार क्या है, मुक्त व्यापार क्या है, इसके बारे में बताइए। आइए, मुक्त व्यापार का सर्वप्रथम अभिलेखाकरण एडम स्मिथ द्वारा 1776 में लिखित अपनी उत्कृष्ट पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में किया गया था। इन्होंने यह तर्क दिया कि यदि श्रम का विभाजन कर दिया जाए तो इससे प्रत्येक श्रम को लगे व्यक्तियों को अपने अपने कार्यों में विशेषज्ञता प्राप्त हो जा सकती है,
जिससे सभी को अधिक लाभ होता है और ऐसा किसी भी और ढंग से संभव नहीं होता है। तो इसी को क्या कहते हैं, मुक्त व्यापार कहा जाता है। नेक्स्ट आइए, नंबर 8, ग्रामीण अधिवास के किन्हीं 4 प्रतिरूपों का उल्लेख करेंगे। आइए देखते हैं क्या होते हैं ग्रामीण अधिवास के 4 प्रतिरूप कौन कौन सा है। पहला, रेखीय या पंक्तिनुमा गांव। दूसरा, अरेखीय अरीय त्रिज्याकार बस्तियां। नंबर 3, तीरनुमा बस्तियां। नंबर 4, मकड़ी जलनुमा बस्तियां। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वीआई कर लेंगे। नेक्स्ट, नंबर 9, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2 सघनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों कौन से हैं। तो अनुसार कौन से हैं सघनतम, पहला हो गया आपका बिहार और पश्चिम बंगाल 1102 और 1000 आपका 29। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आइए, नंबर 10, भारत में विभिन्न प्रकार के ग्रामीण अधिवासों के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 प्राकृतिक कारकों की व्याख्या कीजिए। आइए देखते हैं। ग्रामीण वस्तुओं के प्रारूप पर भौतिक एवं सांस्कृतिक दशाएं प्रभाव डालती हैं। पहला क्या है, भौतिक कारण। भौतिक कारण जैसे उच्चावच, ऊंचाई, अपवाह तंत्र, भीमजल तथा जलवायु वस्तुओं के प्रारूप का ध्यान करने वाले महत्वपूर्ण कारक होते हैं। मैदानी क्षेत्रों में समतल भूमि होने के कारण सघन बस्तियां स्थापित हो जा सकती है। अब दिया चैंपियन नंबर 2, सांस्कृतिक कारण क्या होती है। सांस्कृतिक भी है, देखते हैं। एक बस्ती के अभिन्यास के निर्धारण में सांस्कृतिक कारण जैसे जनजातियां एवं जनजातीय आदि का प्रभाव होता है। भारत के गांव में भू स्वामित्व वाली जातियों के मकान के चारों ओर गांव के समुदाय की सेवा करने वाली जातियों के मकान होते हैं। हरिजनों के मकान सामान्यतः गांव के सीमा के पास मुख्य बस्ती से क्या दूर पाए जाते हैं। आइए, नंबर 11 क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बस इसको एक बार पढ़िए, समझिए, बनाइए, आसान इस क्वेश्चन बनेगा चैंपियन। आइए देखते हैं क्या करता है। कृषि व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हैं। वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों तक या अधिक समय तक परती या कृषि रहित होती है, इस वर्ग में सम्मिलित की जाती है। भूमि उद्वार तकनीकी द्वारा इसे सुधार कर कृषि योग्य बनाया जाता है। इसे क्या कहते हैं, कृषि व्यर्थ भूमि से कहते हैं। अब दामोदर बेसिन में स्थित 4 कोयला खानों के नाम लिखिए। दामोदर बेसिन में स्थित 4 कोयला खान के नाम क्या था, झरिया है, रानीगंज है, बरकाकाना है, विद्यावती है, और ये हमारा नंबर 1 में क्या आता है, तो झरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कहता है 13 क्वेश्चन, भारत के किन्हीं 4 प्रमुख सूखा संभावी राज्यों के नाम लिखिए। तो सूखा संभावी राज्य कौन कौन सा है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और क्या यहाँ पे दिया गया है, गुजरात। भारत के पूर्वी तट पर स्थित 4 प्रमुख समुद्री पत्तनों के नाम लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 14 आइए, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, हल्दिया, चेन्नई, एन्नोर एवं तूतीकोरन बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर क्या है, स्थित हैं। भू निम्नीकरण, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भू निम्नीकरण, भू निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे चैंपियन तो आपको याद होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कॉन्सेंट्रेट होकर अगर आप इसको पढ़ लीजिएगा, कन्फर्म है। आपको पहले ये नहीं पता क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, बस इसको एक बार पढ़ लीजिए। जो पढ़े हैं तो है ही, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए, भू निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, आइए देखते हैं। भू निम्नीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें भूमि खेती के अयोग्य बनती है। इसके जिम्मेवार तत्व निम्नलिखित होते हैं, खनन, अति पशुचारण, जलाक्रांतता, औद्योगिकीकरण। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए, नंबर 14 और 16, सुरक्षा नगर को 2 उपयुक्त उदाहरणों के साथ परिभाषित कीजिए। देखते हैं क्या क्या है। आक्रमणकारियों के भय ने मानव को सदैव ही सुरक्षित स्थानों की ओर आकर्षित करने में बड़ा सहयोग दिया है। जहाँ सुरक्षा का अभाव रहता है, मानवीय बस्तियां अपने स्थान से क्या जी हट जाती हैं। ऐसे असुरक्षित स्थानों पर सामान्य अवस्थाओं में मनुष्य रहना पसंद नहीं करता। वह असुरक्षित स्थानों पर बसने की अपेक्षा दुर्गम स्थानों को क्या करता है, ढूंढता रहता है। अब उत्तर भारत में जब विदेशी आक्रमणकारी
खैबर के दर्रे द्वारा बार बार भारत पर आक्रमण करते रहते हैं। तो 10वीं से 14वीं शताब्दी तक पंजाब, राजस्थान, गुजरात के असंख्य लोग अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों पर, हिमाचल घाटियों में जाकर बस चुके थे, जाकर भाग चुके थे, जिसमें बहुत सारे बातें यहाँ पर दी गई हैं। आप इसको खुद से बना कर लिख लीजिए, बड़ा नहीं लिखना है, छोटा लिखना है ताकि समझ में बातें आए। आइए उसके बाद चलिए, निश्चयवाद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए निश्चयवाद या संभववाद एकदम क्वेश्चंस आना ही है, फिक्स एकदम आपका। आइए चलिए, निश्चयवाद के समर्थक निराशावादी तथा भाग्यवादी हैं, परंतु आधुनिक युग में मानव की सफलताओं के समक्ष यह विचारधारा अधिक नहीं टिक सकी। ठीक है ना, किसी सीमा तक वातावरण के प्रभाव की अपेक्षा करके मानव प्रगतिशील नहीं हो सकता था। वातावरण का प्रतिबिंब उसके कार्यों एवं गतिविधियों में दृष्टिगोचर होता है, किंतु मानव पूर्णतः उसके प्रभाव के नियंत्रण में नहीं होता है, इसलिए क्या कहते हैं, निश्चयवाद कहा जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। अब इम्पोर्टेंट इसमें क्या बातें हैं कि किया था। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मनुष्य न तो प्रकृति का दास है और न ही उसका स्वामी है, सही बात है, न ही मानव के कार्यों की क्षमता असीमित है। इन्होंने इसे रुको और जाओ निश्चयवाद यानी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की संज्ञा दी थी। उन्होंने मानव को वातावरण का स्वामी नहीं माना, परंतु उसकी तुलना बड़े नगर में चौराहे पर खड़े एक सिपाही से की है, जो सड़क पर वाहनों के चलने की गति को मंदर एवं तीव्र कर सकता है, किंतु उसकी दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकता, है ना। यही बात होती है निश्चयवाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैंपियन है, इसको पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ सकता है। नंबर 19, नोएडा एवं बरौनी के महत्व पर उल्लेख लिखेंगे। तो नोएडा भारत में दिल्ली से सटा एक उपनगरीय क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका पूरा नाम न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और सिटी के संक्षिप्तीकरण से बना है। इसका आधिकारिक नाम गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध को नोएडा कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये विभिन्न सेक्टरों में बटा हुआ है। नोएडा का औद्योगिकरण के क्षेत्र में भी काफ़ी महत्व होता है। नेक्स्ट, बरौनी बिहार राज्य के बेगूसराय जिला के अंतर्गत स्थित है। यह गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। यह एक औद्योगिकरण क्षेत्र है। इसमें इंडियन ऑयल रिफाइनरी, बरौनी थर्मल पावर, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन, बरौनी डेयरी इत्यादि अनेक प्रकार से विकसित होने के कारण काफ़ी महत्व में होता है। तो दो बातें यहाँ बात कर रहे हैं, एक नोएडा हो गया और एक बरौनी हो गया। नेक्स्ट आइए, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति के प्रमुख प्रभाव क्या है। अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सूचना प्रौद्योगिकी का भारत में अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस उद्योग ने देश में आर्थिक एवं सामाजिक विकास की नई संभावनाएं खोल दी है। इसने व्यापार प्रक्रिया को बाह्य स्रोत संबंधी बना दिया है। भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से उभर कर आया, जिसके द्वारा व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में तेजी से क्या होने लगा, विकास होना शुरू हो गया। नेक्स्ट आइए देखते हैं, मानव भूगोल। अरे ये कहाँ छुपा था भाई, मानव भूगोल हम लोग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानव भूगोल, आइए, मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मनुष्य और उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव और प्रकृति के बीच सतत परिवर्तनशील पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न सांस्कृतिक लक्षणों की स्थिति एवं वितरण की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब NLC सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की क्रियाशील मानव होता है और स्थिर प्रकृति के मध्य पृथ्वी के मध्य बदलते संबंधों का एक अध्ययन होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कहता है कि 21 से 26 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इसमें केवल 3 लिखना है जो 5 नंबर के। पहला क्वेश्चन, रोपण कृषि का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा। रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं बताइए एवं कुछ प्रमुख रोपण फसलों के नाम भी लिखिए। तो विशेषता निम्नलिखित है। पहला, रोपण कृषि को फार्म विशाल होते हैं, बड़ा बड़ा होता है फार्म। नंबर 2, इन्हें विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है। नंबर 3, इसमें काफ़ी संख्या में श्रमिक की जरूरत पड़ती है। स्थानीय श्रमिक नहीं मिलने पर इन्हें
आयंत्र से मतलब कि आयंत्र मतलब कहीं और से बुलाया जाता है। नंबर 4, फार्मों की स्थापना और चलने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। नंबर 5, उच्च प्रबंध एवं तकनीकी आधार और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 6, यह एक फसली कृषि है जिसमें भौगोलिक दशाओं के अनुसार किसी एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है। नंबर 7, सभी फसलें व्यापार के लिए उपजाई जाती हैं, अतः फार्मों को या तो समुद्र तट के निकट बनाया जाता है या बागान और बाजार को सुचारू रूप से जोड़ने के लिए सड़क या लिगमार्ग का विकास किया जाता है। नंबर आपका देखिए दिया गया है 7 था। 8वां, कृषि उत्पादकों की पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से फार्मों पर ही संसाधित किया जाता है। नंबर 9, इसने अनेक देशों में अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अर्थव्यवस्था हो रहा है। अब कहता है भिन्न भिन्न देशों की उपजाई जाने वाले कुछ मुख्य रोपण फसलें इस प्रकार हैं। ब्राजील में कहवा, यानी ब्राज़ील में कहवा, भारत और चीन में चाय, मलेशिया में रबड़, पश्चिम अफ्रीका में कोको, पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और केला, फिलीपींस में नारियल और गन्ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए, कहता है भारत में आर्थिक विकास में रेलवे की भूमिका पर विवेचना कीजिए। भारतीय रेल मार्ग एशिया में प्रथम स्थान रखता है, सही बात है। इसका देश के आर्थिक विकास में बड़ा योगदान है। रेलवे ने कृषि और उद्योग के विकास की गति को तेज करने में योगदान दिया। रेल यात्रियों की भारी संख्या को दूर दराज के स्थानों तक ले जाने में सहायता की। रेल भारी मात्रा में माल को ढुलाई भी करता है। अब यहाँ देखिए, औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों के विकास में रेल परिवहन की मांग में अधिक वृद्धि हुई। यह निम्नलिखित उदाहरणों को स्पष्ट करता है। पहला देख लेंगे आप लोग, आप खुद से बना के इसको चैंपियन पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। आइए, हाँ, कहता है उद्योगों के स्थानीयकरण के कारकों की विवेचना कीजिए। उद्योग के स्थानीयकरण के कार्य निम्नलिखित होते हैं। स्थानीयकरण के जो कार्य होते हैं क्या है, निम्नलिखित है। आइए देख लेते हैं इसको। देखिए, आप खुद से इसको बना लीजिएगा। क्या कहता है, कच्चे माल की निकटता, आप इसको पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। शक्ति के साधन, ये पढ़ लीजिएगा, एकदम आसान है। परिवहन की सुविधा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको जब पढ़ेंगे ना आपको एकदम याद हो जाएगा। ठीक है चैंपियन। उसके बाद है कुशल एवं सस्ते श्रमिक, भी इंपॉर्टेंट है, नंबर 4। उसके बाद नंबर 5, बाजार की निकटता, भी आपका इंपॉर्टेंट है। जल की आपूर्ति, ये सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, भारत में कहता है लौह अयस्क का वितरण के बारे में पूछता है। लौह अयस्क, अच्छा क्वेश्चन से पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे लौह अयस्क। देखते हैं क्या। चलिए, भारत में लौह अयस्क का उत्पादन एवं वितरण निम्नलिखित है। भारत का लौह अयस्क के कुल भंडार 2300 करोड़ टन है तथा इससे 67.17% हेमेटाइट के भंडार है। संपूर्ण विश्व का 20% लोहा जो होता है लौह अयस्क भंडार भारत में ही है। यह अनुपात भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग के अनुसार दर्शाया गया है। आप इसको देखकर चैंपियन आप बना लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन से। आप इसको लिखिएगा तो अपने आप को याद आपको हो जाएंगे। ठीक है ना। अब उसके बाद आइए, भारत के राज्यों में लौह अयस्क का वितरण निम्न प्रकार है। देखिए, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको देखिएगा ना, लिखिएगा आराम से। उसके बाद झारखंड में भी है, उड़ीसा में भी है, महाराष्ट्र में भी है। और निष्कर्ष देखते हैं क्या कहता है निष्कर्ष। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या खुद से बनाकर लिख सकते हैं इसको। हम कह सकते हैं कि भारत लौह उत्पादन विश्व में प्रमुख देश है। विश्व स्तर पर लोहा उत्पादन में यह 5वां स्थान पर आता है। भारत में उत्पादित लोहे का 2/3 भाग यानी लगभग 64% भाग निर्यात कर दिया जाता है। लौह अयस्क निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह विशाखापट्टनम, मैंगलोर, पारादीप। भारत में जिन देशों में लोहा भेजा जाता है वह है पोलैंड, यूगोस्लाविया, चेक और एस्लोवाकिया इत्यादि। आपका है एस्लोवाकिया इत्यादि है। सबसे अधिक जापान द्वारा लगभग 69 लोहा खरीदा जाता है। 69% कौन खरीदता है, तो जापान खरीदता है। पढ़िएगा ना, आपको तो इंटरेस्ट लगेगा, बहुत याद हो जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद आइए देखिए, गन्ना के बारे में दिया है। गन्ना से क्या क्या होता है और गन्ना को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए, गन्ना की खेती के लिए आदर्श परिस्थितियां क्या होनी चाहिए। तो गन्ना भारत की प्रमुख व्यावसायिक उपज है। भारत ने विश्व में सबसे अधिक भूमि पर गन्ना बोया जाता है।
विश्व का 35% गन्ना उत्पादक क्षेत्र भारत में है। गन्ने का उपयोग गुड़, खांड एवं चीनी बनाने में किया जाता है। इसके सिरे से शराब, एल्कोहल एवं नकली रबड़ बनाई जाती है। गन्ना की खेती के लिए आदर्श परिस्थितियाँ इस प्रकार होती हैं। क्या क्या है भाई, देखते चलिए आइए। पहला तापमान, दूसरा है वर्षा, तीसरा है मिट्टी, चौथा है श्रम। आप इसको खुद से पढ़ेंगे ना तो आपको सब याद हो जाएगा। गन्ना के तापमान के लिए क्या होना चाहिए, 22 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है, आप इसको पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए उसके बाद देखिए, श्रम भी आपको कहता है। श्रम, गन्ने खेतों की जुताई करने वाला, गन्ना बोने, ये सब आपको आना चाहिए। ये तो बहुत फिक्स है, एकदम 100% फिक्स है। ले लीजिए हमसे गारंटी, 100% ले लीजिए गारंटी, एकदम फिक्स क्वेश्चन आएगा। कहता है भारत का मानचित्र बनाकर निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। तो क्या आपका है, विंध्य पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, भुवनेश्वर, गांधीनगर, जयपुर। 5 नंबर में आता है। यहाँ देखिए सब दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आपके दिए गए हैं, ठीक है ना। जयपुर, विंध्य पर्वत श्रेणी, गांधीनगर, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आपका है, भुवनेश्वर है। आप इसको ना खुद से बनाइएगा ना, प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। उसके बाद चलिए, यहाँ पे क्वेश्चंस आ गया। मॉडल सेट नंबर 3, 2 तक कंप्लीट हो गया, 4 तक हम लाए हैं। इसके बाद पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। मॉडल सेट नंबर 3 बस पढ़ लेना है। कहता है ये आपका वस्तुनिष्ठ लघु उत्तरीय प्रश्न है, आराम से पढ़ेंगे तब आपको याद हो जाएगा, हार्ड नहीं है। चलिए क्वेश्चन कहता है पहला, देखिए क्या कहता है। मानव भूगोल के 4 उप क्षेत्रों के नाम लिखेंगे। कौन कौन 4 उप क्षेत्र हैं, आइए देखते हैं। व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल, विपणन भूगोल इत्यादि, उद्योग भूगोल। तो ये आपको 4 पूछ रहा है, आपको 10 बता दिए, 10 में से कोई 4 आपको लिखना है। तो बस इसको एक बार पढ़ लेंगे चैंपियन, आपको याद हो जाएंगे। अब उसके बाद नंबर 2, प्रवास से संबंधित इन्हीं 2 प्रतिकारकों कारकों का नाम बताइए। आइए, सामान्य धक्का कारक कम उत्पादकता है, बेरोजगारी और अविकसितता, खराब आर्थिक स्थिति, अवसरों की कमी, प्रगति, प्राकृतिक संसाधनों की कमी एवं प्राकृतिक आपदाएं होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए, लिंग संरचना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है। लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं, ये क्या होता है। आइए, लिंग संरचना एक भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के लिंग अनुपात की विशेषताओं को बताता है। आर्थिक नीतियों को बनाने में जनसंख्या की आय और लिंग संरचना महत्वपूर्ण घटक होती है। यह सामाजिक प्रावधान की योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। आराम से क्वेश्चन करेंगे। रोपण कृषि की इन 4 फसलों के नाम बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रोपण कृषि नाम, रोपण कृषि की मुख्य फसलें चाय, कॉफी, कोको, रबर, गन्ना, अभी बताएं चैंपियन आपको। सहकारी कृषि किसे कहते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। सहकारी खेती मनुष्य रूप से कृषि पद्धतियों को संदर्भित करती है जहां खेती के संचालन सहकारी रूप से किए जाते हैं। इसमें कुछ सामान्य एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से व्यक्तियों द्वारा अपनी जोत पर कृषि पद्धतियों का संचालन किया जाता है एवं एजेंसियां क्या करती हैं, बीज, उर्वरक, उपकरण इत्यादि जैसे कृषि आदानों का संग्रह और खरीद एवं उनकी कृषि उपज की बिक्री के लिए उनकी ओर से गठित होती है। ये सभी क्या कहते हैं, सहकारी कृषि कहती हैं। नेक्स्ट नंबर 6, सब क्वेश्चन पढ़ लिया चैंपियन, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। बस इसको एक बार देख लेंगे ना, आपको याद होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन। आइए नंबर 6 क्वेश्चन, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। आइए, 2 चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलापों का नाम लिखिए। तो खुदरा एवं थोक व्यापार चतुर्थक गतिविधियां का एक उदाहरण है। आर्थिक गतिविधियां वस्तुओं या सेवाओं को बनाने, उपलब्ध कराने, खरीदने या बेचने की गतिविधि होती है। कोई भी कार्य जिसमें उत्पादकों या सेवाओं का उत्पादन, वितरण या उपभोग शामिल होता है,
यह एक आर्थिक गतिविधि कहलाती है या आर्थिक गतिविधि होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में एकदम आ जाएगा। आइए उसके बाद नंबर 7, साइबर स्पेस इंटरनेट क्या होता है? साइबर स्पेस इंटरनेट बहुत अच्छा क्वेश्चन से एग्जाम में आ सकता है। आइए, साइबर स्पेस संगणक नेटवर्क द्वारा जुड़कर आपसी संपर्क से बनने वाले वातावरण को कहते हैं। यह शब्द 1990 के दशक में लोकप्रिय हुआ जब इंटरनेट तेजी से बढ़ रहा था और उससे उत्पन्न होने वाली परिस्थितियां और सामाजिक एवं मानसिक परिघटनाओं के लिए एक संक्षिप्त शब्द की आवश्यकता हुई थी। इसको क्या बोलते हैं? साइबर स्पेस इंटरनेट होता है। नेक्स्ट, उसके बाद आइए, अच्छा क्वेश्चन, चलिए, स्थान एवं स्थिति के मध्य अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान है, पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। आइए, स्थान का संबंध उस भूभाग से जहां मानव बस्ती बनाकर रहते हैं, साथ ही वे अनेक जीविको उपयोगी क्रियाकलापों में शामिल होते हैं, जबकि स्थिति का संबंध उस भौगोलिक एवं पर्यावरणीय दशाओं के अलावा समीपस्थ बस्तियों से हैं जिनसे एक बस्ती प्रभावित होती है। सिंपल सी बात है, स्थान एवं स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या कहता है। नंबर 9, पार कैनेडियन रेल मार्ग की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो ट्रांस कैनेडियन रेलवे 7,050 किलोमीटर लंबा है और मॉन्ट्रियल, ओटावा और विनिपेग माध्यम से पूर्व में हैलिफैक्स से पश्चिम में वैंकूवर तक चलाया जाता है। यह शुरू में पश्चिम तट पर ब्रिटिश कोलंबिया को राज्य के संग में मिला लिया जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, अब इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है चैंपियन। उसके बाद वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करें। वायु प्रदूषण कोयला, मिट्टी के तेल, जलाऊ लकड़ी, गोबर के केक, सीमेंट से निकलने वाले धुएं आदि के जलने के दौरान कण कलके वाले आम प्रदूषण गैसें कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 इत्यादि लगभग 90% होते हैं। वैश्विक वायु प्रदूषण का गठन निम्नलिखित प्रदूषणों के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसका क्या बात है। आइए, जिन श्रमिकों ने वर्ष के अधिकांश भाग के लिए काम किया था उन्हें मुख्य श्रमिक कहा जाता है। वर्ष के अधिकांश भाग का अर्थ यह है कि 6 महीने 183 दिन या उससे अधिक था। जिन्होंने वर्ष के अधिकांश भाग के लिए काम नहीं किया था, अर्थात जिन्होंने एक वर्ष में सिर्फ 6 महीने से कम या 183 दिनों से कम काम किया था, वो सीमांत श्रमिक कहलाते थे। आर्थिक जो थे बेसी और ये क्या थे, कम थे। आसान क्वेश्चन है। चलिए 12वां क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2 सघनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन कौन से। आइए, कौन कौन से राज्य आपके थे, तो अभी मैंने बताया था आपको। तो भारत में सघनतम का उच्चतम घनत्व उत्तर प्रदेश, ठीक है, और महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट, फसल गहनता की गणना कैसे की जाती है। फसल गहनता गणना कैसे की जाती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन से पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा चैंपियन। देखिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, बस इसको एक बार देखिए ना, आपका दिमाग काम करना शुरू हो जाएगा। आइए, यह एक कृषि कार्य के दौरान एक ही खेत से कई फसलें उगाने से संबंधित है। इस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। फसल सघनता सकल फसली क्षेत्र युद्ध क्षेत्र बोया गया था। क्षेत्रफल कितना था उसका, 100 था। एक बार फिर से आते हैं, यह एक कृषि वर्ष के दौरान एक ही खेत से कई फसलें उगाने को संदर्भित करता है। ठीक है, इसे सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्या, फसल सघनता बराबर कहता है सकल फसली क्षेत्र या शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुणे 100 कहा जाता है। आइए, उत्तर भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं। तो उत्तर भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत बहुत कुछ है, तो आइए देखते हैं क्या। नहर द्वारा सिंचाई भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। नलकूप के बाद इसका दूसरा स्थान है, परंतु सिंचाई का यह माध्यम दक्षिणी भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में अधिक प्रचलित होते हैं, क्योंकि यह प्रणाली उन्हीं क्षेत्रों में विस्तृत है जहां बड़े समतल मैदानी भाग होते हैं तथा मिट्टी गहरी होती है एवं उपजाऊ एवं क्या जी सदावाहिनी नदियां बहती रहती हैं। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऊर्जा के
नवीनकरणीय तथा अनवीनकरणीय में स्रोतों में अंतर स्पष्ट करें। आइए, अक्षय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें समय के साथ प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से पुनर्जीवित किया जा सकता है। दूसरी ओर गैर, ये आपका नवीनकरणीय हो गया। गैर नवीनकरणीय प्रक्रिया संसाधन प्राकृतिक संसाधन है जो शीघ्र ही फिर से भरने वाले नहीं हैं। नवीकरणीय संसाधन प्रकृति में अनंत मात्रा में मौजूद होते हैं, लेकिन गैर नवीकरणीय संसाधन सीमित मात्रा में क्या होते हैं तो मौजूद होते हैं। पढ़ लीजिएगा 16 क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। गुजरात के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों के नाम लिखिए। कौन कौन थे? अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट। स्वामित्व के आधार पर उद्योग को वर्गीकृत कीजिए। आप इसको पढ़ लीजिएगा, आराम से आपको याद हो जाएगा। स्वामित्व के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण निजी क्षेत्र, राज्य के स्वामित्व वाला क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र। आसान से क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। पतन और पोत्राशय में क्या अंतर है? अच्छा क्वेश्चन है। पोर्ट कुछ भी नहीं है, नावों के डॉकिंग्स, ट्रैफिक एंड भंडार के लिए जगह है। इसके विपरीत एक बंदरगाह नावों के भंडार के लिए एक जगह है। बंदरगाह मनुष्य की एक रचना है, जबकि बंदरगाह प्राकृतिक या मानव निर्मित दोनों हो सकते हैं। बंदरगाहों द्वारा परोसा जाने वाला मूल उद्देश्य व्यापारिक व्यापारिक सुविधाएं, सामान और कार्गो प्रदान करता है। एक देश से दूसरे देश में इसके विपरीत बंदरगाह का उपयोग सुरक्षित लंगर ग्रहण करने के लिए किया जाता है, अगर मौसम नौकायान के लिए उपयुक्त नहीं है। तो जाहिर सी बात है पोत्राश्रय कि आप आराम से इसको लिख सकते हैं, कोई हार्ड इसमें नहीं है। चीनी उद्योग मौसमी उद्योग क्यों होते हैं? चीनी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल गन्ना है, जो कि एक विशेष मौसमी में ही प्राप्त होता है, जिसके बाद इसकी आवक बंद हो जाती है। साथ ही चीनी उद्योग का इसका उत्पादन भी होता है। भू निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं? पेड़ पौधों तथा फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक प्राकृतिक पोषक तत्वों की काफ़ी कमी होना भू निम्नीकरण कहलाता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके लिए आप लिख लीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अभी मैंने सिखाया था रोपण के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम लड़ेंगे आपके। रोपण कृषि विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आप इसके बाद लिखे दिया गया है, सेम क्वेश्चन था, इसको पढ़ लीजिएगा, एकदम याद हो जाएगा आपका। हाँ, ये पढ़िएगा, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की विशेषता कीजिए। ये पढ़ लीजिएगा चैंपियन, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसको पढ़ लेना है। आपको मैं बताऊंगा ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कंफर्म पूछेंगे और आपको सिर्फ 3 ही क्वेश्चन बनाना है। एक आपका फिगर जो नक्शा था इंडिया का एकदम पूछ भी करेगा, तो आप इसको लिख लिए होंगे। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था, पंचम, ये सभी आपके क्या होते हैं तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की विवेचना में होते हैं। चलिए उसके बाद आइए नंबर 23, भारत के आर्थिक विकास में रेलवे की भूमिका को विवेचना की। भी क्वेश्चन बताया, अभी बताया क्वेश्चन सब, तो बार बार क्वेश्चन कर रहा है, जिसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम लड़ेंगे आपके एग्जामिनेशन में। देखिए पढ़ लीजिएगा, आसानी से क्वेश्चन ये आ जाएंगे। चलिए उसके बाद भारत में चाय के उत्पादन एवं वितरण का विवरण दीजिए। चाय पूछ रहा है, चाय। भारत विश्व में चाय का दूसरा सबसे बड़ा देश है। वर्ष 2014 में भारत ने 1.2 मिलियन मीट्रिक टन चाय का उत्पादन किया था। देश में 563.98 हज़ार हेक्टेयर में चाय के बागान हैं, जिसमें से असम सबसे अधिक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद केरल है, उसके बाद क्या इनमें चाय का उत्पादन होता है। चाय कैमेलिया सिनेन्सिस नाम के पौधे से आती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए दिया गया है, चाय जो है किस पौधे से आती है? कहता है कैमेलिया सिनेन्सिस नाम के पौधे से आता है, जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उगता है। चाय की झाड़ी 5 साल बाद पत्तियां या उत्पादन शुरू करती है। चाय की झाड़ी, वाह। इसके बाद चाय से व्यवसायीकृत होती है और ये 100 सालों तक उत्पादन रहते हैं। चाय उद्योग भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, जिसकी देश में कहता है क्या कि 1575 स्मॉल होल्डिंग और 1686 संपदाओं में 3.5 मिलियन से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है चाय से। असम एवं पश्चिम बंगाल भारत के 2 मुख्य चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। चलिए देखिए तो कितना शानदार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग। आइए
आइए देखते हैं फिर चाय क्या कहता है। आइए, चाय के बगानों में महिलाएं मुख्य कार्यबल के रूप में कार्य करती हैं। दरअसल पौधारोपण क्षेत्र में रोजगार औपनिवेशिक प्रथाओं द्वारा होती है। तो चाय के बारे में पढ़ लीजिएगा, आसान क्वेश्चन। चलिए उसके बाद आइए, यहां देखिए, भारत में खनिज तेल क्षेत्रों के वितरण का प्रयोग कीजिए। भारत में खनिज तेल क्षेत्रों के वितरण का प्रयोग कीजिए। तो खनिज तेल के बारे में है, आप इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चंस को, और क्वेश्चन आसानी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हो सकता है कि एग्जाम क्वेश्चंस आ जाए खनिज के बारे में है, तो अगर खनिज में आपका आ गया लॉ और आप बना खुद से लिख सकते हैं, हम बताए हैं आपको। चलिए उसके बाद, ये तो कन्फर्म पूछेगा चैंपियन, ये तो फिक्स है 100%। पारादीप, नवेली, कानपुर, बोधगया, महानंदीज्म, उत्तर आपका सब देखिए दिया गया है। तो भारत का नक्शा बनाना है और इस सब वर्ड्स को यहाँ पे रख देना है। अगर आप इसमें से कहीं के वर्ड लेकर रख देंगे तो आपके भी एग्जाम क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, लड़ जाएंगे। देखिए आप सब देखिए लिखा गया है। ये देखिए भारत का नक्शा बनाया, अभी पिछला हम बताए थे। अभी आपका देखिए ये सभी आपके भारत का नक्शा है। भारत का नक्शा ये है, इसको एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। और क्वेश्चन देखिए आसानी से आप इसको बना लीजिए, कोई इसमें हार्ड नहीं है, कोशिश कीजिएगा। ये देखिए वर्ड आपका दिया गया है, नहीं दिख रहा है, बट आप जहाँ जहाँ वर्ड उसके अकॉर्डिंग काम कर लीजिएगा, बड़ा जूम करके इसको, यानी ऐसे कर लीजिएगा तो आपको स्पष्ट आना शुरू हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए, चलिए नंबर 4 एंड लास्ट। चलिए करते करते हम लोग नंबर 4 एंड लास्ट में आ गए। आइए चलिए, ये हम लोग का सेट 4 है। रोपण कृषि की किन्हीं 4 फसलों के नाम अभी बताए हैं आपको। आकार के आधार पर नगरीय वस्तु वर्गीकरण आपको फिर बताएं, ये भी आपका था। रैखिक, आयताकार, वृत्ताकार, तारे के आकार, टी आकार, दोहरे ग्राम का आकार हो गया आपका। वायु प्रदूषण बताए हैं आपको, क्वेश्चन सभी बताए क्वेश्चन वायु प्रदूषण आप खुद से लिख लीजिएगा। स्वेज नहर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वेज नहर के बारे में दे दिया है। किन 2 निकटवर्ती पत्तनों को जोड़ती है? आइए देखते हैं स्वेज नहर के बारे में थोड़ा सा। अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह नहर लाल सागर स्थित पोर्ट स्वेज को हुमस सागर स्थित पोर्ट शहर से मिलाती है। इस नहर की कुल लंबाई 163 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त पोतरासियों तक पहुंचने के लिए 11 किलोमीटर अतिरिक्त नहर बनाई गई है। इसकी कम से कम गहराई 17 मीटर और चौड़ाई 200 मीटर है। अब इससे फिर से 22 मीटर तक गहरा एवं 415 मीटर तक चौड़ा कर दिया जाता है। इस मार्ग का विशेष महत्व इस बात पर है कि इस पर विभिन्न स्थानों पर ईंधन मिलता है। इंडोनेशिया, चीन आदि में खनिज तेल और पश्चिम एशिया एवं यूरोपीय देशों में खनिज तेल एवं जहाज़ों का मरम्मत की सुविधा उपलब्ध हुई है। आप इसको पढ़ लीजिएगा। स्वेज नहर या पनामा नहर एग्जाम में कन्फर्म आ जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में घटते शिशु लिंगानुपात के 2 कारक का नाम बताइए। भ्रूण की समस्या और अशिक्षा। संभववाद सब अभी हम डिस्कस किए हैं, पढ़ लीजिएगा। जनसंख्या परिवर्तन के कम से कम 2 घटक अभी बताएं चैंपियन, भी पढ़ लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की 4 फसलों के नाम। तो 4 फसल कौन कौन से हैं? तो कपास, जूट, गन्ना, कॉफ़ी। कच्चे माल पर आधारित उद्योग वर्गीकृत कीजिए। कच्चे माल पर कौन कौन से उद्योग है आइए देखते हैं। कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन, पशु, ये सभी आपके आधारित हैं। आप इसको जब पढ़िएगा तो आपको आसानी से क्वेश्चंस लगना शुरू हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए, चलिए क्वेश्चन यहाँ देखिए दिया गया है। 4 पंचम क्रियाकलापों का उल्लेख बताए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। टॉपिक आराम से है। ऊर्जा के नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय स्रोतों को स्पष्ट कीजिए, अभी हम बताए हैं, आप पढ़िएगा, अपना देखिए सामने है। लिंग संरचना, अच्छा क्वेश्चन है। लिंग संरचना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बताए हैं। मानव विकास क्या है, भी सिखाएं आपको मानव विकास। और इसी से क्वेश्चन क्या कहता है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम बताइए। तो आप कंफर्म इसको बनाकर खुद से इसको चैंपियन लिख लीजिएगा, कोई इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद आइए, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी बताए थे, अभी क्वेश्चन बताएं हम आपको। अंकीय विभाजन क्या होते हैं? डिजिटल डिवाइस या अंकीय विभाजन अंकीय तकनीक तक प्रभावी पहुंच के पक्ष से लोगों के बीच वह मौजूद विभाजन या फाड़े को कहते हैं, अर्थात जिन समूहों और साखियों को तकनीक तक पहुंचाना का फक्र है, इसे क्या कहते हैं? अंकीय विभाजक कहा जाता है। परामहाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन से बताया अभी आपको। ओरिएंट एक्सप्रेस क्या है समझेंगे, आपको बताएं हैं। रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस ट्रेन में कुल 13 कोच शामिल हैं।
इस ट्रेन के साथ विश्व प्रसिद्ध राजपूताना विरासत की यादों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। यात्रा के दौरान आप मुकम्मल आराम और लग्जरी गाड़ी का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। मज़े की बात यह है कि केबिन को एक महलनुमा तरीके से सजाया गया है। ये आपका था ओरिएंट एक्सप्रेस आपका था। एक तो एक्सप्रेस कंफर्म पूछेगा परा महाद्वीपीय या आपका ओरिएंट एक्सप्रेस एग्जाम में आ जाता है। डैन्यूब जलमार्ग के महत्व का उल्लेख कीजिए, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। निवल बोया गया क्षेत्र सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर क्या है, पढ़िएगा चैंपियन, तो क्वेश्चन सब समझ में आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपके एग्जाम से क्वेश्चन लाने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, ये देखते हैं, आइए चलिए, शानदार क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या कहता है। चलिए, चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर खुद से बनाकर देख सकते हैं। चलवासी पशुचारण में चरवाहे चार तथा जल की तलाश में इधर उधर चारे तथा जल की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। व्यापारिक पशुचारण में चारे तथा जल की समुचित व्यवस्था की जाती है तथा चरवाहे अस्थायी तौर पर एक ही स्थान पर पशुओं के साथ रहते हैं। तो आप खुद से बना के इसको लिख लीजिएगा। चलिए देख लीजिए, आपका 5 नंबर क्वेश्चन से हम बताए भी हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पे 5 तक हो गए। चलिए सावर चैंपियन, यहाँ देखिए एकदम क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म लड़ेगा, गारंटी के साथ लड़ेगा। इसको देख लीजिए, पनामा नहर, अच्छा क्वेश्चन है, पनामा नहर। आइए पहले यहाँ देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्वेज नहर मार्ग के महत्व को व्याख्या कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वेज नहर कह रहा है। आइए, यह अभी सिखाएं स्वेज नहर के बारे में, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन सिखाएं स्वेज नहर के बारे में, इसको पढ़ लीजिएगा तो हम याद हो जाएगा। विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्याओं को विवेचना करिए, भी आपका अच्छा क्वेश्चन से। नगरीय बस्ती के बारे में बात हो रही है तो आप खुद से बना के इसको लिख सकते हैं, आसान क्वेश्चन। चलिए, रोपण कृषि विशेषता अभी बताएं, रोपण कृषि विशेषता क्या क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग का महत्व का वर्णन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देख लेते हैं क्या कहता है आई चैंपियन। चलिए, पनामा नहर का निर्माण अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर के तटीय देशों को जोड़ने के उद्देश्य से 1913 ईस्वी में किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन याद हो जाएगा। इसको पूरा पढ़ लेंगे, आपको हम सिखाए हैं पनामा नहर के बारे में, पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। चलिए उसके बाद देख लीजिए, कहता है ग्रामीण अधिवास इन्हीं 5 प्रतिरूपों की विवेचना कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 प्रतिरूप कौन कौन से हैं? रेखीय है, बहुमुखी है, वृत्ताकार है, तीरनुमा है और चौक पट्टी है। तो ये आपके चौक पट्टी, ये आपका प्रमुख आपका ये है। बहुत आसान क्वेश्चन से 5 नंबर का है, बनाकर आप लिख देंगे तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन आपका आंसर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट फिर देखिए क्या है, नंबर 6 तारा प्रतिरूप है, नंबर 4 चौकोर प्रतिरूप है, त्रिभुजाकार है, आयताकार है, पंख प्राकृतिक है, पंखा प्राकृतिक। सब आसान क्वेश्चन से, इसको जब पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। बहुत सारे आपके हैं, सिर्फ 5 ही लिखना है। चलिए, तो ये सभी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके एग्जामिनेशन में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। 4 मॉडल सेट दिए गए हैं, ज्योग्राफी का 3 मॉडल सेट और भी अपलोड किए हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, क्वेश्चन पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर ऑल गाइज।